हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक नया चैप्टर है जिसका नाम ग्रुप थ्योरी है। ग्रुप थ्योरी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी है तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने आपके लिए बोर्ड पे आज के जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैंने राइट डाउन कर दिए हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं कि सबसे पहले हमारा ग्रुप थ्योरी होता क्या है, सिमेट्री क्या होता है, ओरिएंटेशंस क्या होती है, सिमेट्री एलिमेंट्स क्या है, सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप थ्योरी। आप इसकी डेफिनेशन राइट डाउन कीजिए। ग्रुप थ्योरी इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और स्टडी ऑफ सिमेट्री एंड सिमेट्री एलिमेंट्स। इसका मतलब है ग्रुप थ्योरी आपकी क्या है, एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है या कोई स्टडी है जो बताती है आपके सिमेट्री और सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, फिर देखते हैं सिमेट्री क्या है। अब सिमेट्री, इसकी डेफिनेशन लिखिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो। व्हेन one portion of molecule is similar to another portion, let's suppose हम ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, तो अगर मैं अपने आप को सेंटर से कट कर दूं एक नाइफ से तो मेरा एक पोर्शन जो है वैसा ही दूसरा पोर्शन दिखेगा। इसे हम कहते हैं सिमेट्री। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये मार्कर है। ठीक है, तो अगर मैंने इस मार्कर को एक नाइफ से सेंटर से कट किया तो जैसा मुझे एक पोर्शन इसका दिखेगा वैसा ही मुझे इसका दूसरा पोर्शन दिखेगा। इसे कहते हैं हम सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री क्लियर हो गया है। तो अब बात करते हैं ओरिएंटेशंस की। ओरिएंटेशंस क्या होती है, एक आइडेंटिकल ओरिएंटेशन होती है, एक इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन होती है। आइडेंटिकल ओरिएंटेशन क्या होती है और इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन क्या होती है, अब बात करते हैं उसकी। ठीक है, आपको सिमेट्री क्लियर हो गया होगा, है ना। तो देखते हैं ओरिएंटेशंस क्या होती है। देखो, मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल ड्रॉ किया इस तरह से। ठीक है, तो जब मैंने ये वाटर मॉलिक्यूल ड्रॉ किया तो मैंने अपनी स्टडी को इजी करने के लिए इसमें नंबरिंग दे दी। ये H1 मान लो, H2 मान लो। अदरवाइज हम H1 और H2 को कभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि ये H1, ये हमने अपनी स्टडी को इजी करने के लिए मैंने ये नंबरिंग दी है। ठीक है ना, तो देखो, जब मैं इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री के रोटेशन से, जब मैं इसको 180 डिग्री का रोटेशन दूंगी तो देखो ये आपका मॉलिक्यूल किस तरह का बन जाएगा। अभी आप देखो, फिर मैं आपको मॉडल से बताती हूँ। फिर मैंने फिर से 180 डिग्री का रोटेशन दिया, आपको जो मॉलिक्यूल है वो किस तरह का बना है ना, हमारा मॉलिक्यूल किस तरह का हो चुका है। ये देखो, मेरे हाथ में मान लो ये आपका मॉडल है। ठीक है ना, ये मान लो ये आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। क्या है, ऑक्सीजन है। ये आपके हाइड्रोजन है, ये H2 है, ये H1 है, H2 है। जब मैंने 180 डिग्री का रोटेशन दिया, 180 डिग्री का रोटेशन, ये देखो 180 डिग्री पे घूम गया ना, ये देखो इस तरह से घूम गया। तो घूमने के बाद क्या हुआ, ध्यान से देखना, जब मैंने इस मॉलिक्यूल को इस तरह से पकड़ा, 180 डिग्री का रोटेशन दिया, ये देखो H2 H1 के प्लेस पे आया, पर ये देखो शेडेड साइड है, ये आपकी विदाउट शेडेड साइड है। तो H2 कहाँ आ रहा है, H1 के प्लेस पे और बैक साइड आ रहा है। पूरा मॉलिक्यूल उल्टा हो चुका है। ये देखो ये H2 H1 के प्लेस पे आ रहा है, H1 H2 के प्लेस पे जा रहा है और सारा मॉलिक्यूल बैक साइड हो चुका है। क्लियर ना, तो इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगी बैक साइड के लिए। ठीक है, मान लो इस तरह से मैंने कुछ लिख दिया, ये बैक साइड है आपका, इस तरह से। तो अब मॉलिक्यूल आपका इस तरह से था। ठीक है, कैसे था, इस तरह से आपका मॉलिक्यूल था। तो H2 आपका ये है बैक साइड पे। फिर मैंने और 180 डिग्री का रोटेशन दिया, देखो ये H2 बैक साइड है, ये मैंने फिर से रोटेट कर दिया। अब H2 आपका फ्रंट साइड पे आ गया और H2 की प्लेस पे यहां पे आ गया। क्लियर ना। तो अब देखो, आइडेंटिकल ओरिएंटेशन क्या होता है, फर्स्ट जो मॉलिक्यूल है, सेकंड देखो और थर्ड देखो। जो आपका फर्स्ट और थर्ड मॉलिक्यूल, जब आप ध्यान से देखेंगे ये दोनों एक जैसे हैं। H1 के प्लेस पे H1 है, H2 के प्लेस पे H2 है, फ्रंट साइड दोनों ही है, ये भी फ्रंट है, ये भी फ्रंट है। ठीक है, पर जो फर्स्ट और सेकंड जो मॉलिक्यूल है आपके पास, ये क्या है, ये देखो ध्यान से, जब आप देखेंगे तो H1 के प्लेस पे H2 आ चुका है, H1 के प्लेस पे H2 आ गया, वो भी बैक साइड आया है। ठीक है, वो भी बैक साइड आया। इसे कहते हैं हम इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन। इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन होता है जब एटम के प्लेस पे एटम आ गया, एटम के प्लेस पे एटम है, सेम एटम होना चाहिए, हाइड्रोजन के प्लेस पे हाइड्रोजन ही है। ठीक है, पर वो बैक साइड हो चुका है और वो H1 के बदले H2 है। इसे हम इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन कहते हैं।
कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है तभी हम आगे सिमेट्री एलिमेंट्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, ठीक है। जो सिमेट्री एलिमेंट्स है, जो हमारे सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, आप इसकी डेफिनेशन लिखना। अ सिमेट्री एलिमेंट इज अ ज्योमेट्रिकल एंटिटीज सच एज अ पॉइंट, अ लाइन, अ प्लेन अराउंड विच अ सिमेट्री ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। जो आपके सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये कोई पॉइंट हो सकता है, ठीक है, कोई लाइन हो सकती है, या कोई प्लेन हो सकता है, जिनके चारों तरफ हम सिमेट्री एलिमेंट, सिमेट्री ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम इसको डिटेल स्टडीज की करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, सिमेट्री ऑपरेशन क्या होता है हमारा। तो सिमेट्री ऑपरेशन होता है, आप इसकी भी डेफिनेशन लिख लो। सिमेट्री ऑपरेशन है, सिमेट्री ऑपरेशन इज द मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल अबाउट द सिमेट्री एलिमेंट in such a manner that the resulting structure of a molecule is indistinguishable from the original, ठीक है। तो जो आपका सिमेट्री ऑपरेशंस है, ये ऐसे ऑपरेशंस है जो आपको मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई करने हैं, मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई करने हैं, ये होते सिमेट्री एलिमेंट्स ही है, ठीक है। जो आपके पर्टिकुलर प्लेन के रिस्पेक्ट में, पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में, या फिर पर्टिकुलर लाइन के रिस्पेक्ट में आप मॉलिक्यूल पे अप्लाई करते हो, और अप्लाई करने के बाद जो मॉलिक्यूल पहले जैसा था वैसा ही मॉलिक्यूल आपको बाद में वैसा ही मिलना चाहिए, ठीक है। सिमिलर स्ट्रक्चर आपको बाद में भी मिलना चाहिए, जिसमें आप डिफरेंस क्रिएट ना कर पाओ। जैसे आपकी जो मॉलिक्यूल है वो आपके आइडेंटिकल होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आपके आने चाहिए, ठीक है। इसे कहते हैं हम सिमेट्री ऑपरेशन, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स में, सिमेट्री एलिमेंट्स की, कि सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और सिमेट्री ऑपरेशन उसके ऊपर कौन कौन से लगते हैं, ठीक है। तो एक मैं आपको चार्ट बनवा देती हूँ कि सिमेट्री एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। सिमेट्री एलिमेंट्स, इधर लिखना सिमेट्री ऑपरेशंस। सिमेट्री एलिमेंट में फर्स्ट है आपका आइडेंटिटी, क्या है, आइडेंटिटी। इसमें मॉलिक्यूल जैसा आपका पहले रहता है वैसा ही एग्जैक्टली सेम मॉलिक्यूल हो जाता है। कैसे होता है, आइडेंटिटी जब आप मॉलिक्यूल पे अप्लाई करोगे तो आपका मॉलिक्यूल सिमिलर हो जाता है, जैसा आपका पहले था, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल आता है, ठीक है, सिमिलर मॉलिक्यूल आ जाता है, सिमिलर स्ट्रक्चर। फिर हम बात करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसे हम CN से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड नंबर पे है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। फोर्थ नंबर पे है हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसे I से रिप्रेजेंट किया, या इसको इन्वर्जन सेंटर भी बोलते हैं, इन्वर्जन सेंटर। फिर हमारा है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसे हम SN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो सिमेट्री एलिमेंट तो हमारे ये है, और आइडेंटिटी में मॉलिक्यूल आपका सिमिलर हो जाता है। जब आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगाते हो मॉलिक्यूल में, एक्सिस के अराउंड हमेशा रोटेशन होता है। क्या होता है, रोटेशन। ये आपके MCQ टाइप में भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री से आपका मॉलिक्यूल पे क्या फर्क पड़ता है, या किस तरह से मॉलिक्यूल चेंज होता है, रोटेशन से, ठीक है। सिग्मा से क्या होता है आपका
आपको सिग्मा भी बता सकते हैं या प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसे आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा से क्या होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, क्लियर। इससे सेंटर ऑफ सिमेट्री से, सॉरी सेंटर ऑफ सिमेट्री से क्या होता है, इन्वर्जन। जो मॉलिक्यूल है वो आपका इन्वर्ट हो जाता है। देखो अगर मान लो ये मॉलिक्यूल सेम है, तो अगर मैं इसमें इन्वर्जन सेंटर लगाऊंगी, जो ऊपर है वो नीचे हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। क्या होता है, इससे इन्वर्जन होता है। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में कौन कौन सी सिमेट्रीज आपकी लगती है, सिमेट्री एलिमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, इसमें लगते हैं आपके, एक तो आपका रोटेशन लगता है, रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन, इसमें दोनों लगते हैं, रिफ्लेक्शन इसमें दोनों के दोनों ही लगते हैं, क्लियर। फिर अब हम मेन टॉपिक पे चल रहे हैं, जो जहां से अब हमारा आगे के क्वेश्चन, आने वाले क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे, जो अब बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, ठीक है ना। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हेडिंग डालिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम Cn से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे जो n है, n इज द ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर होता है आपका मॉलिक्यूल का, जो ऑर्डर है वो आपका n होता है, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल। अब देखते हैं कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री में Cn आपका ऑर्डर है, क्लियर। तो देखो इसकी डेफिनेशन आप पहले लिख लीजिए कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है। लिखिए, एनी इमेजिनरी एक्सिस इज पास्ड थ्रू मॉलिक्यूल सिमेट्रिकली and rotation around which gives an identical or equivalent orientation। इसकी डेफिनेशन का मतलब मैं आपको बताती हूँ कि ये एक इमेजिनरी एक्सिस होती है जिसके अराउंड रोटेशन से, आपको पता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अराउंड क्या होता है, रोटेशन होता है, ठीक है ना। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपकी एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसके अराउंड रोटेशन से आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलना चाहिए, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलना चाहिए। तो देखो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, क्लियर, एक वाटर मॉलिक्यूल ले लिया। तो इस वाटर मॉलिक्यूल, ये H1 में H1 H2, इसकी स्टडी को इजी करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो जब मैंने इस मॉलिक्यूल को, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है आपका, जैसा आपको बोर्ड में दिख रहा है वैसा का वैसा ही है, ठीक है। तो देखो जब मैंने ये मॉलिक्यूल अपने हाथों में पकड़ा होगा, हाथों में पकड़ा होगा, तो देखो एक लाइन में, इमेजिनरी लाइन इस तरह से मुझे पास करनी है, मॉलिक्यूल से सिमेट्रिकली पास करनी है, ताकि जिसके अराउंड रोटेशन से मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन दे दे, क्लियर। तो देखो एक मुझे ये लाइन दिख रही है ना, इसके अराउंड जब मैं रोटेशन दूंगी, इसके अराउंड रोटेशन से ये H2 H1 के प्लेस पे आ जाएगा, H1 H2 के प्लेस पे आ जाएगा। ये रोटेशन कितनी है, 180 डिग्री की है, ठीक है। ये H2 इधर, H1 इधर, और पर ये बैक साइड जा चुका है, क्लियर ना। ये मॉडल से भी मैंने आपको बताया था। तो इसमें मुझे एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिख रही है, ठीक है। आपको भी दिख रही होगी कि मॉलिक्यूल आपके हाथों में है, आपने मॉलिक्यूल को इस तरह से पकड़ा, इस तरह से रोटेट कर दिया, ये देखो इस तरह से, ये ऐसे हो गया। फिर H1 H2 के प्लेस पे, ये देखो ये मेरा अंदर वाला हाथ है, तो ये बाहर को चला गया, क्लियर ना। ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकली पास करना है। आप बोलो कि ये देखो, आप बोल सकते हैं कि ये यहां से अगर मैं कोई इमेजिनरी एक्सिस पास करूंगी, मॉलिक्यूल को पकड़ के रोटेट करूंगी, रोटेशन से क्या होगा, फिर ये मॉलिक्यूल आपका कुछ इस तरह का दिखेगा, ये चीज आपकी ऊपर चली जाएगी ना, ये इस तरह से ऐसा हो जाएगा आपका मॉलिक्यूल। पर ये मॉलिक्यूल बाद में आइडेंटिकल या इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन आपकी नहीं आ रही है, तो ये वाली आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो आप मॉलिक्यूल में किसी भी तरह बता नहीं सकते कि ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये है, तो इनमें से कोई भी नहीं है। आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री C2 में, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही है। अब देखते हैं, मैंने तो आपको बताया ये Cn है। अब n को किस तरह से फाइंड करते हैं, या थीटा, मैंने आपको बताया कि थीटा 180 डिग्री है, कितना है 180 डिग्री। इनके बीच का जो एंगल है, रोटेशन के बाद का जो एंगल है, इनके बीच का एंगल नहीं है। रोटेशन कितने की हुई है, 180 डिग्री की। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय n। n आपका क्या है,
जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री से जो आपके एटम्स रोटेट हो रहे हैं, अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहे हैं। कितने हैं वो एटम? एक, दो। कितने हैं? दो। ऑक्सीजन तो अपने प्लेस पे ही घूम रहा है, ठीक है ना। इस तरह से मॉलिक्यूल है ना। देखो जब आप इमेजिनरी लाइन यहां से डालोगे तो ये देखो ऑक्सीजन अपने प्लेस पे ही है, ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के प्लेस पे आ गए। तो एन किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे? ऑर्डर ऑफ एक्सिस किस तरह से निकालेंगे कि जितने भी आपके रोटेटिंग एटम्स हैं जो अपनी पोजीशन को छोड़ के एक्सचेंज हो रहे हैं, उसे कहते हैं एन। तो एन यहां से आपको पता चल ही चुका होगा कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। 360 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो रोटेशन कितने का हुआ है? 180 डिग्री का। क्लियर? मुझे लगता है कि आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है ये, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो BF3। BF3 का स्ट्रक्चर आपको पता होगा किस तरह का होता है। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता तो फिर आप आगे ग्रुप थ्योरी में कुछ भी नहीं कर सकते। ये आपका बोरॉन, ये फ्लोरीन, ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है ना, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो अब देखो ये मॉलिक्यूल मान लो आपके हाथों में है, तो अगर आपके हाथों में, अब आपने इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताना है कि कौन सी है, कौन सी है। तो आपको फाइंड करना है कि एक्सिस, ये देखो जब मैंने आपको बताया एन की वैल्यू क्या है? 2। तो जो CN है वो क्या है? C2। किसमें? वाटर में। वाटर में जो ये एक्सिस पास हो रही है ये कौन सी है? C2। क्लियर? ये आपकी C2 होगी, ठीक है ना। अब देखते हैं BF3 मॉलिक्यूल को जब मैंने लिया तो BF3 मॉलिक्यूल को मान लो ये आपके हाथों में है। मॉलिक्यूल कहाँ है? आपके हाथों में है, और ये प्लेनर है, जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही है। ये बोर्ड पे भी जैसा दिख रहा है, देखो एक ही प्लेन में आपका ये सारी चीजें आ रही हैं। क्लियर? ये देखो इस तरह से ना, बोरॉन के प्लेस पे ये देखो, ये मान लो ये बोरॉन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। अब मैं यहां से कौन सी एक्सिस को पास करूं कि आपका मॉलिक्यूल इस तरह से रोटेट हो जाए। देखो एक्सिस से आपका रोटेशन होता है, इस तरह से आपने रोटेट करना है, एटम के प्लेस पे एटम आए, फ्लोरीन के प्लेस पे फ्लोरीन, फ्लोरीन के प्लेस पे फ्लोरीन। ये देखो अगर मैं इसको इस तरह से रोटेट करूं, ये देखो क्या हुआ, ये देखना, ये यहां पे जाएगा, ये यहां पे जाएगा, अगर मैं इसको इस तरह से रोटेट करूंगी, ठीक है। ये इसके प्लेस पे, ये देखो 1 2 3, जो मैंने रोटेट किया, ये इसके प्लेस पे, ये इसके प्लेस पे, ये इसके प्लेस पे। तो ये आपका क्या बन गया? फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। फिर मैंने फिर से रोटेट किया, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। ये देखो रोटेशन आप एक ही डायरेक्शन में करना। अगर मैं क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो पूरे मॉलिक्यूल में क्लॉकवाइज ही करना आगे तक, ठीक है। तो देखो F1 F2 F3, F1 F2 F3, F1 F2 F3, इस तरह से आई ना रोटेशन। क्लियर है ना सबको? तो देखो जब आपने रोटेट किया, F1 इधर, F2 इधर, F3 इधर, इस तरह से ये मॉलिक्यूल हो गए। अब फर्स्ट और फोर्थ मॉलिक्यूल को जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये कैसे हैं, किस तरह के हैं? आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। और जो आपके बाकी फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट और थर्ड कैसे हैं? इक्विवेलेंट ओरिएंटेशंस। क्लियर? तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप इस मॉलिक्यूल को सेंटर से कोई थ्रेड मान लो आपके हाथों में, वो पकड़ ली, या कोई आपके हाथ में निडल है, कुछ भी है, ठीक है, तो उसको आप यहां से पास कीजिए, लंबी तार है, ठीक है, तो इसको रोटेट कीजिए, एटम इसके प्लेस पे यहाँ पे एटम आएगा, या देखो इसके एटम के प्लेस पे ये वाला एटम आएगा, और इसके प्लेस पे ये आएगा, इस तरह से ये रोटेट हो जाएगा। तो मुझे तो C3 दिख रही है इसमें। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बोला था कि आप थीटा किस तरह से निकालते हैं? थीटा इज इक्वल टू 360 बाय एन। एन क्या होता है? जो आपकी ऑर्डर ऑफ एक्सिस, ऑर्डर ऑफ एक्सिस, ऑर्डर ऑफ एक्सिस क्या होगी इसमें? मुझे दिख रही है एक C3 यहाँ से, सॉरी CN एक्सिस मुझे यहाँ से दिखती है, जिसे मैं ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ सेंटर से मैं मॉलिक्यूल में डालूंगी, ये ऐसे ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, जो एक्सिस की रोटेशन के बाद एक दूसरे के प्लेस पे जा रहे हैं वो आपका एन होगा। एन कितने? फिर 1 2 एंड 3 कितने हैं? 360 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 120।
तो आपका जो एक्सिस यहाँ से पास हो रही है मॉलिक्यूल के सेंटर से, वो आपकी क्या है, C3 है। कौन सी है, C3, रोटेशन हो रही है, क्लियर, C3 है। और जो थीटा है वो कितना है, 120 डिग्री से रोटेशन हो रहा है मॉलिक्यूल में, क्लियर, इतना क्लियर हो गया। फिर अब क्या इस मॉलिक्यूल में C3 ही है या कोई और एक्सिस भी है? अब आप बताओ इसमें क्या क्या होगा, क्या इसमें C1 नहीं दिख रहा, C2 नहीं दिख रहा, C4 नहीं दिख रहा, C6 नहीं दिख रहा? ट्राई करो, कोशिश करो देखने की कि इसमें आपका क्या क्या दिख रहा है आपको, ठीक है। देखो अभी तक तो हमने देखा कि मॉलिक्यूल आपके हाथों में, आपने सेंटर से एक एक्सिस पास की इमेजिनरी, जिसके अराउंड रोटेशन से आइडेंटिकल या इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन आ गई, क्लियर, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन आ गई, जिसे हम कहते हैं C3 आपने देख ली, इसमें C3 हमें दिख रही है। अब देखो मॉलिक्यूल आपके हाथों में ही है अभी भी, ठीक है। अगर आप यहां से कोई एक्सिस डालो, इमेजिनरी एक्सिस इस तरह से, तो ये देखो ये अपने प्लेस पे रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के प्लेस पे आ जाएंगे। ये कैसा बनेगा मॉलिक्यूल, बोरॉन के प्लेस पे बोरॉन, फ्लोरीन के प्लेस पे फ्लोरीन। ये देखो बोरॉन आपका फ्रंट साइड है, ये F3 का F3 है, बोरॉन का बोरॉन, 1 यहाँ पे आ गया, 2 इधर आ गया, दिख रहा है, पर ये बैक साइड चला गया पूरा मॉलिक्यूल रोटेशन के बाद, क्लियर। ये देखो इस तरह से कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है ना, इस तरह से हुआ है। ये देखो अगर मॉलिक्यूल आपके पास इस तरह का है, अगर मैं यहां से इमेजिनरी एक्सिस डालूं तो इसको इसके अराउंड रोटेट करूं ऐसे, यहाँ पे जो एटम था, एटम के प्लेस पे एटम, एटम के प्लेस पे एटम, एटम के प्लेस पे एटम, तो यहाँ से मुझे C2 दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा C2 है ना, क्योंकि ये तो अपने प्लेस पे रोटेट हो रहे हैं, अपने प्लेस पे रोटेट हो रहे हैं, ये दोनों ही दो एटम हैं जो घूम रहे हैं, तो n की वैल्यू तो C2 निकाल दी। एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, 180 डिग्री, जो पीछे हम बार बार कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या इसमें एक ही C2 होगा कि और भी C2 होंगे, देखो मुझे तो एक और C2 ये भी दिख रहा है, ये C2 भी यहाँ पे है, एक और C2 भी है, ये देखो ये वाला C2 भी मुझे दिख रहा है, ये वाला C2 भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्लियर। तो अब देखो आपको BF3 मॉलिक्यूल में जब आप अच्छे से देखेंगे, एक C3 दिखाई दे रहा है और क्या दिखाई दे रहा है, 3C2 दिखाई दे रहे हैं। अब इनमें आपका एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है, एक आपकी सब्सिडरी एक्सिस होती है। जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सारी आपकी सब्सिडरी एक्सिस, ठीक है ना, ये आपकी सब्सिडरी एक्सिस है, सब्सिडरी एक्सिस है, क्लियर ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ऐसी एक्सिस जो आपकी हाईएस्ट ऑर्डर की एक्सिस हो, जिसके अराउंड ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स रोटेट हो रहे हो। तो यहाँ देखो C3 में ज्यादा नंबर ऑफ रोटेट हो रहे हैं आपके एटम्स, और जो आपका C2 है इसमें सिर्फ आपके 2 रोटेट हो रहे हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, सब्सिडरी एक्सिस क्या होती है, ठीक है ना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जो है हमारा बेंजीन, ठीक है, जो हमारा है बेंजीन को देखेंगे, उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री किस तरह से हमें दिखाई देगी और कौन कौन सी दिखाई देगी। ड्रॉ करो बेंजीन का स्ट्रक्चर अपनी नोटबुक में। ये देखो मैंने बेंजीन बनाया इस तरह से होता है ना, मैं इस चीज को इस तरह से भी लिख सकती हूँ, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में होते हैं, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ। ये तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा काफी अच्छे से, तो आपको पता होगा। ये देखो ध्यान से देखना, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ देखो हर पोजीशन पे कार्बन है, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3 और 4। हर पोजीशन पे हाइड्रोजन है, जिसे लिखना जरूरी नहीं होता है, पर चलो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे इस तरह से, आप नहीं भी लिखोगे फिर भी चलेगा। तो मान लो ये मॉलिक्यूल आपके हाथ में है, अब आपको ये इमेजिन ही करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास मॉडल नहीं है, ठीक है। तो ये आपके हाथों में मॉलिक्यूल है और बॉन्ड लेंथ सबकी सेम है। आपको पता है बेंजीन में सबकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है, सबके बॉन्ड एंगल सेम होते हैं। तो जब मैं इसमें थोड़ा सा रोटेशन करूंगी तो ये इसके प्लेस पे चला जाएगा, ये इसके प्लेस पे, ये इसके प्लेस पे, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा,
स्ट्रक्चर किस तरह का बन जाएगा आपको पता है ना, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर मैं यहाँ से एक इमेजिनरी एक्सिस पास करूँ और फिर रोटेट कर दूं, थोड़ा सा रोटेट, अब रोटेशन कितने डिग्री का होगा या फिर एन कितना होगा, कौन सी प्रिंसिपल एक्सिस होगी इसमें, हाईएस्ट ऑर्डर की एक्सिस यही होगी ना। देखो कितने रोटेट हो रहे हैं, एन, थीटा कैसे निकालते हैं, 360 डिवाइडेड बाय एन, एन क्या है आपका देख लो। अब आपको नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ ग्रुप्स काउंट करने हैं कि कितने रोटेट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हो रहे, 360 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, 60 डिग्री के रोटेशन के बाद आपको इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन मिल रही है, क्लियर। और जो सी एन है वो कौन सी है, C6, कौन सी है, C6, क्लियर। आपको प्रिंसिपल एक्सिस पता चल गई बेंजीन में कि C6 है। अब क्या इसमें C6 ही है, C2 नहीं है, C2 चेक करो C2 है कि नहीं, ठीक है। ये देखो मैंने बेंजीन बनाया, अब मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रही हूं बेंजीन में, इस तरह से। अब मॉलिक्यूल मेरे हाथों में, देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ स्ट्रक्चर बेंजीन के, 1 2 3 4 5 और एक 6। तो देखो अगर मैं C2 देखने की कोशिश करूं, ये मॉलिक्यूल आपके हाथों में है इस तरह से, तो देखो जो ये वाली एक यूनिट है ना, ये यूनिट इसके प्लेस पे जा रही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स या यूनिट कितनी है, सिर्फ एक ये 2 ये ना, तो n की वैल्यू देखो C2 आ जाएगी जब मैं यहाँ से इसको रोटेट करूंगी, C2, ये देखो इस तरह से रोटेशन मैंने कर दिया यहाँ पे, तो एक C2 तो मुझे यहाँ दिख रही है, ये तो अपने प्लेस पे ही घूम रहे हैं, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये अपने प्लेस पे घूमेंगे ना इस तरह से, ये ऐसे हो जाएगा, तो ये एक यूनिट है, एक यूनिट, एक C2 मुझे यहां से दिख रही है, क्लियर हो गया। एक C2 मुझे ये भी दिख रही है, ये अपने प्लेस पे रोटेट हो जाएंगे और ये इसके प्लेस पे आएगा, ये इसके प्लेस पे आएगा, ये यूनिट एक है, क्लियर, ये एक यूनिट है। एक C2 मुझे ये भी दिख रहा है, एक C2 मुझे सेंटर से दिख रहा है, एक C2, अब देखो सेंटर ऑफ बॉन्ड से देखना, अब एक यूनिट ये वाली है, एक यूनिट ये वाली है, 2 यूनिट है तो C2 ही होगा, ठीक है। अब देखो यहां से डालूंगी, एक C2 मुझे ये दिख रहा है, एक C2 मुझे ये भी दिख रहा है, C2। अब देखो कितने C2 है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो बेंजीन में C6H6 में आपके पास एक C6 है जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस आपकी हाईएस्ट ऑर्डर की होती है और एक ही होती है, ये याद रखना, अपने नोट्स में मेंशन करो, जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो एक ही होती है, सब्सिडरी एक्सिस आपकी एक से ज्यादा होती है हमेशा, या तो 0 होंगी या फिर एक से ज्यादा ही होंगी, ठीक है। ये देखो 6C2, ये आपकी क्या है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपकी सब्सिडरी एक्सिस है, क्लियर क्लियर। ये हम क्या कर रहे हैं अभी, सिमेट्री एलिमेंट्स में एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। 1-2 एग्जांपल और करते हैं फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल की, अमोनिया NH3, ठीक है ना, NH3। एक चीज और देखो, अमोनिया को देखने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि ये मॉलिक्यूल मैंने आपको जैसे बेंजीन दिया था, यहाँ पे ये बेंजीन है, इसके मैंने 6 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, करने की जरूरत तो वैसे नहीं है मुझे, पर फिर भी मैं कर रही हूँ क्यों आपको इजीली समझ आ जाए मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। आपको इसमें पता चल गया C6 है, 6C2 मैंने आपको दिखाए थे, पहला ये वाला C2, फिर ये वाला C2, फिर ये वाला C2 दिखाया, फिर ये दिखाया, फिर कौन सा दिखाया, ये, फिर ये, मैंने आपको 6 C2 दिखाए थे। अब देखते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है अगर उसमें CN एक्सिस प्रेजेंट है, अगर उसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसमें CN एक्सिस प्रेजेंट है तो उसमें या तो NC2 होंगे या फिर 0C2 होंगे, क्लियर। तो देखो
जैसे बेंजीन की बात करते हैं तो ये C6 है, क्या है, C6 है, C6 मॉलिक्यूल है। या तो इसमें फिर 6C2 ही होंगे या फिर 0C2 होंगे। तो देखो अगर आपको बेंजीन मॉलिक्यूल में एक भी C2 दिखा तो मतलब 6C2 इसमें प्रेजेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको हर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया आपको। ये इसकी एक, आप इसको याद रखने के लिए कोई आप शॉर्ट नोट्स में आप इसे ऐड कर देना। ठीक है, शॉर्ट नोट का आपका फर्स्ट पॉइंट आप इसे लिख देना। ओके, तो अब हम बात करते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल की। अमोनिया मॉलिक्यूल किस तरह का होता है? अमोनिया मॉलिक्यूल आपका पिरामिडल होता है ना, पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है उसका। तो ड्रॉ करिए अमोनिया मॉलिक्यूल। सॉरी, ये आपका नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये आपका बैक साइड जा रहा है, डैश बॉन्ड है, ये आपका वेज बॉन्ड है। आपको इतना पता होगा कि स्टीरियो के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा कि जो ये मॉलिक्यूल है, जो ये बॉन्ड है आपका, ये बॉन्ड आपका प्लेनर बॉन्ड है, जो आपका बोर्ड का जो प्लेन है वैसा ही है। जो ये डैश बॉन्ड है ये आपको बोर्ड के पीछे दिख रहा है। 3D स्ट्रक्चर को हम जब 2D में रिप्रेजेंट करते हैं तो इससे करते हैं। ठीक है, इस तरह की रिप्रेजेंटेशन से आप इसे 2D स्ट्रक्चर को, सॉरी 3D स्ट्रक्चर को 2D में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ देखो ये आपका प्लेनर है, ये आपका इस प्लेन के पीछे को जा रहा है। ये हाइड्रोजन, मान लो ये आपका यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये पीछे को जा रहा है इस तरह से। और जो ये है ये अबव द प्लेन है, आगे को आ रहा है। मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बनाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मेरे पास मॉडल अच्छे नहीं है, तो ये कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, ये मान लो ये आपका नाइट्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन प्लेन में है, ये वाला देखो, ये आपका प्लेनर है, प्लेनर हाइड्रोजन। ये आपका जो ये आपका बॉन्ड है ये आपका पीछे को जा रहा है, कहाँ को जा रहा है, ये देखो, ये आपका बैक साइड जा रहा है, ये आपका फ्रंट साइड आ रहा है। ठीक है, फ्रंट साइड आ रहा है, तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताना है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री किस तरह से बताएंगे, रोटेशन करना, ये ऐसा होगा, ऐसे, ये प्लेन में चाहिए ना आपको, ये आपका प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये ऐसे होगा। ठीक है, ये आपका प्लेन में है, ये आपका प्लेन से बैक साइड जा रहा है, ये आपका फ्रंट साइड है। ये प्लेन के, ये आपका प्लेन है, ये आपका आगे, ये आपका प्लेन से थोड़ा सा पीछे, ऐसा है ना। तो जब मैं इसमें रोटेशन करूंगी इस तरह से, ये देखो एक रोटेशन किया, ये आपका प्लेन में आ गया, ये आपका प्लेन के, ये देखो ये प्लेन है, ये प्लेन से पीछे जा रहा है, ये प्लेन से आगे आ चुका है। ठीक है, ये ऐसा आपका मॉलिक्यूल है, ये आपका प्लेनर है, ये ऐसे। ठीक है, ये आपका प्लेन में, ये पीछे, ये आगे। जब मैं इसको रोटेट करूंगी ये इस तरह से बन जाएगा आपका, ये देखो, ये आपका प्लेन में, ये आपका आगे, ये आपका पीछे। मेरे पास मॉडल अच्छे नहीं है तो आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ये आपका प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये आपका आगे को आ रहा है, ये पीछे को आ रहा है। जब मैं रोटेट करूंगी तो ये ऐसे बन जाएगा कुछ, ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये प्लेन में आ गया, ये आगे को आ गया, ये पीछे को चला गया, ये वाला बॉन्ड इस प्लेन से बैक साइड निकल गया। ऐसे ये कुछ इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, तो इसमें C3 दिख गया ना, मैं आपको दिखाना तो C3 चाह रही हूँ कि बार बार C3 देखो आप। तो जब मैं इसमें एक इमेजिनरी एक्सिस यहां से पास करूंगी, मैं एक इमेजिनरी एक्सिस यहां से पास करना चाहूंगी, तो किस तरह से पास करूं,